इन क्लासेस को रोजाना लाइव अटेंड करने के लिए अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और एमपीपीएससी लाइव वीडियो कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि अब मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का संपूर्ण अनुभव ऑनलाइन घर बैठे। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। चलिए, कल हमने बहुत कुछ पढ़ा था इतिहास के बारे में, आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कल इतिहास के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा हमने विश्व या भारत के इतिहास के संबंध में भी चीज़ें देखी और फिर अपने मध्य प्रदेश के संबंध में आ गए थे, है ना। तो शुरू जो हुई थी हमारी क्लास, वो मध्य प्रदेश, बिल्कुल लास्ट जो क्वेश्चन था आपका कि पूरा पाषाणकालीन मध्य प्रदेश के बारे में बताइए, तो हमने उसको बस डिस्कस किया था। उसके आगे कंटिन्यू करना है। उसके पहले एक बार और बता दूं मैं आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि इतिहास क्या है ना, इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है और उन भागों को भी कितने कितने भागों में विभाजित किया है। सभी के बारे में आपको जानकारी दे दी गई थी कि पूरा पाषाण काल क्या है ना, मध्य पाषाण काल क्या है और नव पाषाण काल क्या है। तो ये भारत या विश्व के दृष्टिकोण से होता है। अब हमें मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से देखना है कि क्या कैसी कहानी हमारे मध्य प्रदेश में, कहाँ से कौन से औजार प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से स्थलों से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। ठीक, इन स्थलों से दो प्रकार के प्रश्न आपसे बनते हैं। पहला प्रश्न तो बनता है आपसे कि मान लीजिए जैसे काल ही है अपना पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के मध्य प्रदेश के पूरा पाषाण काल के इतिहास के बारे में बताइए, या फिर मध्य पाषाण काल इतिहास के बारे में बताइए, या फिर नव पाषाण काल के बारे में। तीन प्रश्न तो यही हो गए। इसके अलावा जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, बीच में एक पॉइंट मेरा रहता है प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थल में क्या आता है आपसे पूछा जाता है। प्रमुख स्थलों में एक तो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ही, बहुत बार प्रश्न आए हैं। उसके अतिरिक्त प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसमें भी इससे प्रश्न आते हैं। तो आगे जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो प्रमुख स्थल ही पढ़ने वाले थे। आज स्थलों के बारे में हमें पढ़ना था, तो बहुत सारे स्थल हमारे आएंगे। उन स्थलों के बारे में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है आपसे, जैसे भीमबेटका आएगा, है ना, हथनोरा आएगा। इनसे कैसे प्रश्न किए, स्थल कहाँ पर स्थित है। सबसे प्रसिद्ध प्रश्न तो यही है कि कोई पूरा पाषाणकालीन या मध्य पाषाणकालीन या नव पाषाणकालीन स्थल कहाँ पर स्थित है, यही प्रश्न पूछा जाता है। उसके अतिरिक्त उसके अंदर के फैक्ट पूछे जाते हैं। तो यहीं से आज शुरू करना है। कल मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश जीके, इसमें भी क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास। ठीक, तो पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने बताया था आपको कि कैसे वही सेम बिंदु हमें सभी में लेना है। मतलब पूरा पाषाण काल में जो बिंदु बताए थे कि प्रमुख औजार क्या हैं, कौन कौन सी नदी घाटियों में अवशेष प्राप्त हुए हैं और प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, उसके अलावा कुछ विशेष बिंदु, यही 4 बिंदुओं को लेकर हमें 5 अंक का उत्तर भी लिखना है और हमें 200 अंकों के उत्तर भी पूरे करने, मतलब 200 शब्दों के उत्तर भी पूरा लिखना है। कैसे लिखना है, डेटा आपके पास उतना ही है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे छोटा करना है, ये भी चर्चा आगे अपन करेंगे। ठीक, तो कल हमने क्या पढ़ा था, पहला प्रश्न देखा था कि मध्य प्रदेश के पूरा पाषाणकालीन इतिहास के बारे में बताइए या इस पर टिप्पणी कीजिए। किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है या समझाइए, कुछ भी पूछे वो, लेकिन आपको क्या है, यही क्या लिख सकते हैं कि पूरा मध्य प्रदेश में पूरा पाषाण काल का मानव भी विचरता था, है ना। इसके पर्याप्त साक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश में मौजूद है और ये साक्ष्य जो हमें प्राप्त होते हैं इनका विवरण इस प्रकार है, या जो आगे के बिंदु से हम मध्य प्रदेश के पूरा पाषाणकालीन इतिहास को समझ सकते हैं। कुछ भी कह के हमें बता देना है कि आगे कुछ बिंदु में जानकारी दी गई है। फिर अपना बिंदु डाल देना है, हेडिंग उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। जैसे अपन लिख दें पहला बिंदु प्रमुख औजार, कल यही बताया गया था आपको। दूसरा बिंदु क्या बताया था मैंने, प्रमुख नदी घाटियां। तीसरा बिंदु बताया था प्रमुख स्थल, और चौथा बिंदु कुछ विशेष है यदि उसमें, तो वो बातें हमें देखनी। ये 4 बिंदुओं से ही हमें अपना उत्तर लिखना है। 3 अंक में भी पूछे, 5 अंक में पूछे, या फिर आपका 11 अंकों में पूछे। पवन जी ने पूछा है कहाँ तक पढ़ा दिए थे, तो यही जो बता रहा हूं मैं, इतिहास हम मध्य प्रदेश का लास्ट में बिल्कुल 5 मिनट पहले ही शुरू किया था हमने कि मध्य प्रदेश के पूरा पाषाणकालीन इतिहास के बारे में बताइए, और ये बिंदु मैंने आपको बताए थे। उसके पहले हम भारत या विश्व के दृष्टिकोण से पढ़ रहे थे यही सारी बातें कि पूरा पाषाण काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। ठीक, पीछे का लेक्चर आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। तो
ये 4 बिंदुओं के आधार पर अपनी सारी बातें हमें लिखनी है। जैसे अब आपसे पूछा जाए 3 अंकों में तो ऐसा प्रश्न कुछ बनेगा नहीं आपसे, है ना। 5 अंक या फिर 11 अंकों का ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, तो क्या छोड़ना है और क्या बढ़ाना है, हमें कैसे इसी में कंप्लीट करना है। कल मैंने आपको बता दिया था ना कि पूरा पाषाणकालीन मध्य प्रदेश के इतिहास पर टिप्पणी लिखी है, तो बिंदु कुछ बताए थे वो कम लग रहे होंगे आपको, है ना। जैसे प्रमुख औजार बताए थे, मैंने टू द पॉइंट लिख दिए थे कि प्रमुख औजार कौन कौन से, सीधे नाम लिख दिए थे, खुरचनी, बिना हाथ वाली कुल्हाड़ी या हाथ वाली कुल्हाड़ी आदि। जब हमें और ज़्यादा क्या करना होता है, या फिर आगे प्रमुख नदी घाटियों के बारे में बताया था, तो सीधे नर्मदा घाटी या फिर चंबल घाटी, सोन, सोनार नदी, है ना, ये सब के बारे में सीधे लिख दिया था अपन ने कॉमा कर करके। प्रमुख स्थलों के बारे में कॉमा करके लिख दिया था सीधे। और विशेष में हमने क्या कर दिया था, कुछ विशेष बातें जो वही स्थलों से संबंधित विशेष बातें हैं वो लिख दी थी। ठीक, तो इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। 5 अंकों के लिए तो आपको इसी तरह बिल्कुल कर देना है। 2 लाइन की आपको 1 या 2 लाइन, मतलब देखिए कई लोगों ने मेरे को अपने उत्तर भेजे हैं, उसमें क्या करते हैं आप लोग सीधे कई बार टू द पॉइंट आप लिखना शुरू कर देते हैं। 1 लाइन एटलीस्ट अपने उत्तर की शुरुआत और अंत जरूर करना है। 1 लाइन आप इसके लिए रिजर्व रखें, है ना, कोई अच्छी सी। जैसे अब कई चीजें हमारी बार बार मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ऐसी चीजें आएंगी, तो 1 लाइन आप कुछ डिफाइन कर लीजिए कि पूरा पाषाण काल में मानव मध्य प्रदेश में विचरता था, इसके साथ पर्याप्त है, डैश करके आगे पॉइंट्स लिख देना है ना। अंत में हमें क्या लिखना है कि ऐसे स्थल प्राप्त होना हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, जो भारत और विश्व के आकर्षण के लिए केंद्र है। कुछ भी अपन मतलब एक बिंदु से शुरुआत और एक से अंत करें। फिर यदि अच्छा कई कंडीशंस हैं, आप हमेशा याद रखना कि सर बदल कैसे जाते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे, तो बदल में इसलिए जाता हूं क्योंकि कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, है ना। प्रश्नों का स्वरूप अलग अलग होता है, तो कई प्रकार के प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास डेटा क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना, और हमारे पास शब्द सीमा कम है, तो फिर आपको कुछ नहीं लिखना है ऊपर, ना निष्कर्ष लिखना है, ना प्रस्तावना, कोई जरूरत नहीं है ना। आपको सीधे अपना उत्तर लिखना है, उतने में ही आ जाए, है ना। कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें हमें 1 लाइन लिखने के लिए समय रहता है, या फिर अपना शब्द सीमा भी रहती है, तो वहां पर हमें लिखना है 1 लाइन से शुरुआत करें और 1 लाइन से अंत करें। उत्तर की शुरुआत और अंत करना जरूरी है, जिससे आपके अंक बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, तो ये बातें जैसे अब हमने क्या क्या पॉइंट्स बनाए थे, 4 यही। प्रमुख औजार क्या है, तो प्रमुख औजार आपको बता दिया था, बिना हाथ वाली कुल्हाड़ी, हाथ वाली कुल्हाड़ी, खुरचनी, है ना, ये सब पाए जा रहे थे उस टाइम पे। इसमें और बातें क्या जोड़ सकते हैं जो हम पीछे भारत या विश्व में हमने पढ़ा था ना कि कौन कौन से किस प्रकार के औजार, तो आप यहाँ पर और चीजें जोड़ सकते हैं। पैराग्राफ में फिर लिखेंगे आप इसको, जब हमें 200 शब्दों में लिखना होगा तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं इसको। कैसे, जैसे पहले बता सकते हैं कि इस टाइम के औजार कैसे थे, तो आप बता सकते हैं कि पूरा पाषाणकालीन मध्य प्रदेश में जो औजार पाए गए हैं उनका आकार काफ़ी बड़ा होता था, है ना। या फिर आप मध्य प्रदेश से नहीं, आप नॉर्मल भी बता सकते हैं कि जो पूरा पाषाणकालीन आपके औजार थे उनका आकार काफ़ी बड़ा होता था, बेडौल होते थे। ठीक, इसके बाद बता सकते हैं किससे बनते होते थे, तो क्वार्टजाइट चट्टानों से बनते थे या स्फटिक पत्थरों से बनते थे वो औजार, ठीक, जो काफ़ी कठोर होते थे, ठीक, काफ़ी बड़े होते थे। ये सब बता के फिर आप प्रमुख औजारों के नाम लिख देते हैं, तो आपका 3-4 लाइन भर जाएगा इतने में। ठीक, फिर आगे आते नदी घाटियों में, तो नदी घाटियों में भी आप जैसे हमने टू द पॉइंट लिख दिया था, कुछ आप थोड़ा सा 2-4 शब्द 6 शब्द तो अपन बढ़ा सकते हैं बड़े आराम से, कि मध्य प्रदेश में जो प्रमुख नदी यहाँ है, जैसे सबसे प्रमुख नदी अपनी नर्मदा है, तो नर्मदा के तट पर ही बहुत सारे हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं या पूरा पाषाणकालीन साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त चंबल नदी, बेतवा नदी, सोनार नदी, सोन नदी आदि नदियों के किनारे भी हमें बहुत प्रकार के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिनसे हमारे मध्य प्रदेश का इतिहास आगे बढ़ता है, या कुछ भी अपन मतलब शब्दों को बढ़ाना है हमें। ठीक, फिर प्रमुख स्थलों की बात करें तो जितने स्थल हमें ज्ञात हैं, प्रमुख स्थल पहले लिखें, उनके ब्रैकेट में क्या लिख दें हम, उनका स्थान कहाँ पर है। जैसे भीमबेटका बताएं हम, तो भीमबेटका के बगल में उसका पाया जाने वाला स्थान भोजपुर, रायसेन लिख दें, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे क्या है हमारा वो डेटा बढ़ता जाएगा। या फिर इन स्थानों के बारे में भी जब आपसे 200 शब्द में पूछे और आपके पास डेटा कम रहे तो इनको यहीं पर एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, है ना। नंबर 1 डालकर भीमबेटका और क्या प्राप्त हुआ, प्रमुख बातें कि शैलचित्र और शैलाश्रय प्राप्त होते हैं, संख्या 500 के आसपास, ठीक, और इसे 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। ऐसी कुछ बातें आप यहीं पर भी डाल सकते हैं, तो ऐसे हमारा उत्तर बढ़ जाएगा। फिर आदर्श उत्तर आपको जब ये टॉपिक खत्म होगा तब आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5 अंकों में कैसे लिखना है और 200 शब्दों में कैसे लिखना है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ में सबको आ रहा है ना कैसे मेंस लिखना है। मुख्य परीक्षा ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी।
फटाफट बताइए भाई, यहाँ तक समझ में आया कैसे उत्तर आपको लिखना होता है? रोज सुनेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं ना। तो यहां तक की बात है कि मध्य प्रदेश का पूरा पाषाणकालीन इतिहास क्या है, इन 4 बिंदुओं से समझ सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न कैसे आएगा आपका कि मध्य प्रदेश के पूरा पाषाणकालीन प्रमुख स्थलों के बारे में समझाइए या फिर प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से प्रश्न दे, यदि प्रमुख स्थल आपसे पूछे, पूरा पाषाणकालीन है ना, वो देगा किस काल के स्थल बताना है आपको, मतलब जिस काल से उस टाइम ड्यूरेशन के मतलब हमको साक्ष्य प्राप्त होंगे वही लिखना है हमें कि पूरा पाषाणकालीन आपके जो स्थल है मध्य प्रदेश में पाए गए हैं उनका विवरण दीजिए या वर्णन कीजिए। कुछ भी आपसे पूछे तो जो आपको मैंने नोट्स में मतलब जो आपको पीडीएफ मिलेगी या आपको जो बता रहा हूँ मैं आगे एक एक करके स्थल उनको लिखते चलना है। अच्छा, आप लोग अब आपको पीडीएफ मिल जाती है ना, पीडीएफ मैंने इसीलिए लेट की है आपकी कि आप लोग पीडीएफ के भरोसे बैठ जाते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं कहानी के जैसे। और पढ़ने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो क्या होता है, आप जब भी कोई वीडियो लेक्चर देखें तो एक साइड में रफ और पेन आपके हाथ में अवश्य हो। जो भी लिखा जा रहा है आप उसे लिखें जरूर, है ना, ध्यान से सुनते हुए। कुछ बातें जो भी आपके हाथ से लिखी जा सकती हैं तो फटाफट आप उसको लिखते जाएं, एक रूपरेखा सिनॉप्स जरूर बनाते चलें, है ना, वो आपको याद जल्दी होता है। ध्यान से आप बैठते हैं सारी चीज़ों को सुनने के लिए। यदि आप सिर्फ सुनते रहते हैं तो कहीं और भी खो जाते हैं कई बार। ठीक, तो चलिए आगे बढ़े। आपके प्रमुख स्थलों के बारे में बात करते हैं। पूरा पाषाणकालीन ये जो बिंदु है इसमें आपका मेंस से भी प्रश्न बन सकता है और प्री का भी प्रश्न बन सकता है। ठीक, प्री में तो बनते ही बनते हैं तो चिंता नहीं करने का, मेंस में भी आता है आपसे, या फिर मेंस के 3 अंकों में कई बार बहुत ज्यादा प्रश्न तो 3 अंकों से ही पूछे जाते हैं, है ना। 5 अंक या 11 अंक में कम आए हैं, भविष्य में आ सकते हैं, आपको पढ़ के तो सब रखना है। तो पहला है आपका भीमबेटका। ठीक, तो पूरा पाषाणकालीन प्रमुख स्थल भीमबेटका सबसे प्रमुख। हम शुरुआत कहाँ से करें, हमेशा ये बात को याद रखें, जो ऊपर चीजें होती हैं या पहले दिखाई देने वाली बातें होती हैं उनमें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को दिखाया करें या दर्शाया करें अपने उत्तर पुस्तिका में, है ना। इससे क्या होता है, एग्जामिनर 2-3 चीजें ही देखता है और उसको समझ में आ जाता है कि इस बच्चे को ज्ञान है। ठीक, तो आगे आपने कुछ गलतियां भी की हो तो वो छुप जाती हैं। तो ये बात ध्यान रखें कि सबसे भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, तो आपको पता ही है। अब इसकी चर्चा करते हैं एक एक करके। भीमबेटका सबसे पहले स्थित कहाँ है ये बात करते हैं अपन। तो पहले तो आप कमेंट करके बताएं, बहुत ही फेमस जगह है, भीमबेटका कहाँ स्थित है, फटाफट बताइए भीमबेटका का लोकेशन। भीमबेटका कहाँ स्थित है, फटाफट कमेंट करें। वेरी गुड, ठीक, बिल्कुल सही। किसी ने भोजपुर, किसी ने रायसेन, सब रायसेन के अंदर भोजपुर है, भोजपुर के पास ही क्या स्थित है अपना भीमबेटका स्थित है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो भीमबेटका कहाँ स्थित है, भोजपुर रायसेन में। इसके आगे के बिंदु की बात करते हैं, इसकी खोज कब हुई व किसने की। तो 1957 में वीएस वाकड़कर भीमबेटका भोजपुर रायसेन में स्थित है। इसकी खोज 1957 में वीएस वाकड़कर ने की। वीएस मतलब विष्णु श्रीधर वाकड़कर, मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, ये नीमच जिले के निवासी थे, मतलब इनका जन्म नीमच में हुआ। उसके बाद तो पुरातत्वविद बन गए तो इनका भ्रमण चलता रहा। तो 1957 में ऐसे घूम रहे थे या छोटा सा इनको काम दिया गया था, खासकर इस काम के लिए नहीं गए थे, लेकिन जब ये पहुंचे तो इनको कई सारी चीजें दिखाई देती हैं। मतलब भोजपुर के जब जंगलों में या विंध्याचल पर्वत के जंगलों में भ्रमण कर रहे थे तो इनको वही भीमबेटका नामक स्थान पर कई सारी गुफाएं दिखाई देती हैं और उन गुफाओं में वो चित्र बने हुए दिखाई देते हैं। इनकी शोध तेज हो जाती है और कुछ समय बाद उजागर होकर आता है कि ये तो
पूरा पाषाण कालीन है और यहाँ पर वो उस टाइम पे जो मानव रहते थे उन्होंने ये चित्र बनाए हुए हैं। ठीक, ठीक है, सबका उत्तर सही है। तीसरा बिंदु, यदि 3 अंक में आपसे पूछा जाए तो सिर्फ यही लिखना है हमें। 3 अंक में यदि पूछा जाए आपसे ये कि भीमबेटका, कैसा आता है प्रश्न हमारा, सीधे लिख देता है भीमबेटका, या फिर ऐसे कर देता है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, ऐसे शब्द लिखा रहेगा भीमबेटका। तो आपको क्या लिखना है कि स्थान सबसे पहले कहाँ है, आप पॉइंट भी बना सकते हैं कि स्थिति डैश करके लिख दें आप भोजपुर रायसेन, खोज 1957 वी.एस. वाकणकर, और तीसरा आप सीधे पॉइंट लिख दें कि 500 से अधिक शैलाश्रय एवं शैल चित्र मिले हैं। आपको उत्तर समाप्त, बिल्कुल 3 के 3 अंक आपको मिलेंगे। तो ये क्या है आपका 500 से अधिक शैलाश्रय। शैलाश्रय मतलब मैंने आपको कल ही बता दिया था, शैल आश्रय, शैल धन आश्रय, शैल मतलब आपके पत्थर और आश्रय मतलब पत्थरों से बना हुआ कोई आश्रय या निवास स्थान। तो शैलाश्रय मतलब कुल मिलाकर इसका अर्थ होता है गुफाओं से, है ना। तो 500 से अधिक मतलब ये इनकी संख्या अलग अलग मिलती है, कहीं 600 कहीं 700। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 500 से अधिक वहां शैलाश्रय मतलब गुफाएं मिली हैं, और गुफाओं में बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, शैल चित्र, तो उनकी भी संख्या 500 से ही अधिक है। वो जो चित्र मिले हैं गुफाओं में उनकी भी संख्या 500 से अधिक है। ठीक, तो ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंट, यही 3 फैक्ट हैं। उसके अतिरिक्त भी और कई बातें जान लेते हैं कि इस काल में जो आपका ये सब तो मिला ना, पूरा पाषाण काल के चित्र वगैरह मिले, तो हम कह सकते हैं कि ये स्थल क्या है, पूरा पाषाण कालीन है। और इसके अलावा पूरा पाषाण के अलावा यहाँ पर मध्य पाषाण कालीन और नव पाषाण कालीन भी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये स्थल तीनों काल से संबंधित हो गया। तो आप जब कहीं भी प्लेस का नाम लिखे, जैसे हम किसी भी काल में कि मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल के इतिहास को समझाएंगे, तो वहां पर हम प्रमुख स्थल लिखते हैं, तो वहां पर भीमबेटका का नाम आप ऐड कर सकते हैं। पर हमें थोड़ा बहुत जानकारी देनी होगी बस, फिर मतलब हर जगह पे अपन अब इसके बारे में आगे लिखेंगे नहीं, डिटेल नहीं करेंगे, एक जगह सुन लेते हैं, आगे आप फिर समझदार हैं, नाम लिखेंगे, फिर जहां भी आपको आवश्यकता होगी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये चौथा बिंदु आपका क्या हो जाएगा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण कालीन पुरावशेष या अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, या शैल चित्र प्राप्त हुए या शैलाश्रय प्राप्त हुए। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे की बात करते हैं। अच्छा, भीमबेटका, इसका नाम है ना, भीम तो समझ में आ रहा है ना, ऐसा कहा जाता है। देखिए कुछ कहानियां होती हैं, अनुश्रुतियां होती हैं, उनके आधार पर यहाँ पर क्या है कि कभी पांडव यहाँ पर जब उनको वनवास हुआ था तो यहाँ से गुजरे थे और यहाँ पर भीम बैठा करते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, भीमबेटका। बेटका नहीं, बैठका। बाद में ये बदलते बदलते आज जो इसका नाम है भीमबेटका। ठीक है, तो भीमबेटका हो गया है। तो ये बातें आपको समझ में आई, 4 बिंदु। फिर उसके बाद बात करें अपन, एक बिंदु आपका यही बचा कि 2003 में विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया। तो ये तो जब हम एक प्रश्न बहुत फेमस है आपका कि मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थलों को समझाइए, 6 अंकों में पहले पूछा करता था, आपसे 5 अंक या 200 शब्दों में पूछ सकता है। तो विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी हम पहला नाम तो नहीं, क्रम से ही डालेंगे, पहले खजुराहो, फिर सांची और फिर भीमबेटका। तो ये इतनी डिटेल आपको लिखनी होगी, या जैसा आपका उत्तर हो 5 अंकों का हो तो कम कम डिटेल, और 200 शब्दों का हो तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चीज़ें लिखनी पड़ेंगी सबके बारे में, सांची के बारे में, खजुराहो के बारे में और भीमबेटका के बारे में भी। तो हमारे पास पर्याप्त है इतना ही। इसके अलावा हम जब इसे पैराग्राफ में कर देंगे तो आपका आधा पेज भर जाएगा वैसे भी। ठीक, तो भीमबेटका भोजपुर रायसेन में अवस्थित है। 1957 में वी.एस. वाकणकर ने इसकी खोज करी थी। 500 से अधिक शैलाश्रय एवं शैलचित्र मतलब गुफाएं भी मिली हैं 500 से अधिक, और उससे भी अधिक मतलब 500 से अधिक शैल चित्र भी यहाँ पर मिले हैं। तीनों काल का मतलब हमें अवशेष प्राप्त होता है यहाँ से, ये बात याद रखना है। और 2003 में इसे विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो कमेंट करें फटाफट। कमेंट तो आप बहुत करते हैं, तो इतना कर दें जल्दी जल्दी।
अनिल जी ने पूछा है सर एक बार नवपाषाण काल फिर से बता दीजिए। तो अभी अनिल जी चिंता मत कीजिए, जब मध्य प्रदेश के बारे में हम नवपाषाण काल पढ़ेंगे तो वहां पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा कि नवपाषाण काल में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या बातें थी उस टाइम की। ठीक है, किसी ने ये टाइम लिखा है इसमें 3000 या 4000 या 30,000 40,000 क्या लिखा है आप लोगों ने। तो टाइम ड्यूरेशन इसका अलग अलग मिलता है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ जो शैल चित्र पाए गए हैं वो 30,000 वर्ष पूर्व हैं, है ना, 30,000 वर्ष पहले के हैं। किसी का मानना है कि 15,000 वर्ष पहले के हैं, किसी का 17,000। तो आप 15,000 एवरेज मान के चलें कि जो सबसे आपके प्राचीन प्राप्त हुए वो 15,000 है। ठीक, अच्छा जी, ठीक है अनिल जी, लिखने के बाद साइड हो जाया कीजिए। ठीक है, हो जाया करूँगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेते समय, ठीक है, स्क्रीनशॉट ही लेंगे, मतलब आप लिख नहीं सकते हैं। कोशिश करें कि लिखें कॉपी में, स्क्रीनशॉट ना ही लें आप लोग तो बेहतर है, क्योंकि स्क्रीनशॉट क्या करेंगे, आपको आगे पीडीएफ मिल जाएगी, डेटा मिल जाएगा लिखा हुआ। योगिता जी ने पूछा तीनों काल के अवशेष, मतलब देखिए कोई भी अवशेष प्राप्त होता है तो उसकी तिथि निकाली जाती है कि ये जो औजार मिला है या ये जो शैल चित्र मिला है या ये जो शैलाश्रय है किस टाइम पे यहाँ काम हुआ, तो उसकी तिथि निकाली जाती है ना, उनके अवशेषों से। जो आपका बहुत सारी पद्धतियां होती हैं, एक कार्बन डेटिंग पद्धति आपने तो सुनी ही होगी, बहुत फेमस है। आजकल उससे भी बहुत अच्छी तकनीकें आ गई हैं जिससे एक्यूरेट डेट निकाली जा सकती है। तो कार्बन डेटिंग या C14 पद्धति आपने सुनी होगी, उसके तहत तिथियां निकाली जाती हैं। तो कोई औजार मिला तो देखिए पुराना बहुत मिला, तो उसको क्या कह दिया हमने, मतलब पुरापाषाण काल का मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन बताया है कि 10,000 साल पहले का साल जो था या उसके पहले 10,000 ईसा पूर्व के पहले का जो समय था वो पुरापाषाण काल का था। मतलब यदि किसी वस्तु की या किसी औजार का जो हमें समय काल मिलता है कितना उतना पुराना मिलता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पुरापाषाण कालीन है। मतलब यहाँ पर पुरापाषाण काल में मानव रहता था। ये जो शैल चित्र मिले हैं इनकी डेट निकाली गई तो क्या निकला कि ये तो 15,000 साल पहले के हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा 10,000 ईस्वी पूर्व के बाद तो आगे के काल शुरू होते हैं। तो ये क्या हो गया, पुरापाषाण काल। फिर आगे और खोज चलती रही, रिसर्च चलती रही, तो और उनको औजार मिले। तो कुछ औजार या कुछ शैल चित्र कैसे मिले, आपके मध्यपाषाण काल के बीच के मिल रहे हैं। तो फिर क्या कह दिया गया कि ये तो मध्यपाषाण कालीन स्थल भी है। और आगे खोज होती गई तो कुछ और नए हमें औजार मिल गए, नए शैल चित्र मिल गए, तो उनकी डेट कुछ अलग आई, पहले की आ गई। तो उसको क्या कहा गया कि ये तो नवपाषाण काल का समय है। तो मतलब इसमें तीनों टाइम पे मानव विचरण करता था, ये बात याद रखें आप, है ना। योगिता जी ने पूछा ये प्रश्न। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कलर जो यहाँ की शैल चित्र मिले हैं उनके कलर आप याद रख सकते हैं, लाल और सफेद, है ना। जब हमें ज्यादा लिखना होता है तो हमें फिर फालतू की बातें भी लिखनी पड़ती हैं। तो आप जब लिखें कि शैलाश्रय में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं तो आप बताएं कि अच्छा शैलाश्रय सब नहीं खुले हैं, सब 18-20 ही आप लोगों के भ्रमण के लिए खुले हैं, बाकी सब क्लोज हैं, सब शोध चल रही है अभी भी। शैल चित्र की बात करें तो शैल चित्र वहाँ पर लाल रंग के, लाल मतलब गेरुआ आप कहें, है ना, लाल या गेरुआ, और सफ़ेद रंग के आपको शैल चित्र मिले हैं। ठीक, वो कैसे, किसी ने कलर भी मेरे से पूछा था। तो लाल वहाँ पर हेमेटाइट पत्थर एक पाया जाता है, उसका चूर्ण बनाकर और उसमें कुछ अलग से उस टाइम के कुछ केमिकल वगैरह यूज करके उनने क्या किया था, ये चित्र बनाए थे। सफ़ेद रंग के लिए उन्होंने चूने का इस्तेमाल किया था, उसके अतिरिक्त कुछ और भी मिलाया होगा जिससे कलर ये पक्का हो जाता है। ठीक, तो आपका हेमेटाइट पत्थर और सफ़ेद के लिए आपका चूना, इसका इस्तेमाल किया गया शैल चित्रों में। ठीक, चित्र कैसे हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, ये चित्र कौन कौन से किस प्रकार के चित्र हैं। तो आप एक आध दो लाइन और बढ़ा सकते हैं अपनी कि यहाँ पर पाए गए शैल चित्र कैसे हैं, कि मतलब जानवरों के चित्र हैं या कैसे, क्या क्या जानवरों की लड़ाई के हैं, या फिर शिकार करते हुए मानव के चित्र बने हुए हैं, या अलग बहुत अलग अलग भांति भांति प्रकार के जानवरों के चित्र है, तो ये भी बता सकते हैं आप। तो एक पेज आपका भरा जा सकता है कुल मिलाकर यहीं से। अच्छे अच्छे फैक्ट हैं ये, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिखे जा रहे हैं। तो अच्छे तथ्य हैं ये आपके, इनका इस्तेमाल करके आप अपना डेटा बढ़ा सकते हैं। अगले स्थल की बात करते हैं अब, मृगेंद्र नाथ की
गुफा। रायसेन और भोपाल के आसपास का जो भी विद्यार्थी होगा वो इसके बारे में शायद सुना हो उन्होंने, या फिर न्यूज वगैरह आप लोग यदि देखते हैं, अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो इसके बारे में जरूर सुना होगा आपने। 2008-9 के आसपास एक खबर में आई थी, इसको खोजा गया था लगभग, आप ये समझ लें। है कहाँ पर? तो पहला स्थान, हमें पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, उसकी स्थिति तो वहीं आपके रायसेन में ही है। तहसील आपकी बरेली और गांव आपका पाटनी, ये इसकी स्थिति है। मृगेंद्रनाथ की गुफा कहाँ स्थित है? तो मृगेंद्रनाथ की गुफा रायसेन में, बरेली तहसील, पाटनी गांव। प्री में भी, अच्छा पीछे प्री के फैक्ट भी थे, आपको याद है ना, कहाँ स्थित है भीमबेटका, आपसे पूछा जाता है। भीमबेटका को कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो ये भी आपसे पूछा जाता है। वहां से क्या प्राप्त हुए हैं, कितने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो प्री के दृष्टिकोण से भी चीजें चल रही हैं। मृगेंद्रनाथ की गुफा कहाँ स्थित है पूछ लिया जाता है आपसे, तो रायसेन में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज करी थी जो हमारे भीमबेटका के खोज करता थे, वही वी.एस. श्रीवांकड़कर, श्री वी.एस. वांकड़कर। तो वांकड़कर काफी प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, आपको बार बार नाम ये सुनने में आएगा, अभी आगे और एक आध बार आएगा, तो इसको याद रख लें या इनको याद रख लें। वी.एस. मतलब विष्णु श्रीधर वांकड़कर, या श्री वांकड़कर भी आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। चलिए, तो खोज हो गई इसकी 2008-9 के आसपास, वी.एस. वांकड़कर ने इसको खोजा था, रायसेन में अवस्थित है। तीसरा बिंदु अपन क्या लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतना, बस पूरा पाषाणकालीन स्थल है, इसलिए हमें मुख्यतः आपसे प्री में यही स्थान इसका पूछा जाता है बस। ठीक है, और मुख्य परीक्षण मान लो 3 अंक में लिखने के लिए दे दे, इसलिए आपके 3 मैं फैक्ट आपको बता देता हूं। अब यहाँ से प्राप्त स्थल क्या है, तो तीसरे बिंदु में आप क्या लिख सकते हैं कि यह पूरा पाषाणकालीन स्थल है, सिंपल। और कुछ याद आ जाए आपको तो आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर शैलाश्रय एवं शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यस, आप बिंदु में लिखना चाहें तो आप ऐसे बिंदु में लिख सकते हैं। यदि कोई पैराग्राफ लिखने के इच्छुक होते हैं कई लोग और अंडरलाइन करते हैं मेन मेन बिंदुओं पर, तो वैसे भी लिख सकते हैं। आप शुरुआत करना चाहें तो आप जैसे 3 अंकों में पूछे तो क्या लिख सकते हैं कि यह पूरा पाषाणकालीन स्थल है जो कि रायसेन में अवस्थित है, इसकी खोज प्रोफेसर श्री वांकड़कर ने करी थी। ठीक है, यहाँ से शैलचित्र एवं शैलाश्रय प्राप्त हुए, उत्तर खत्म। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिखें, आपकी इच्छा है, आपको नंबर मिलेंगे। बस आपको लिखना बहुत अच्छे तरीके से, दर्शाना बहुत अच्छे से है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए स्पष्ट रूप से कि बच्चे ने लिखा क्या है। अच्छा, कल की चर्चा करता हूँ, कुछ लोगों की कॉपियाँ मिली तो थोड़ा सा आप लोग का रूपरेखा जो है, मतलब रूपरेखा नहीं, जो दिखने का तरीका होता है एक कॉपी का, वो सही नहीं है कई लोगों का। कहीं से भी आप कुछ भी लिख रहे हैं, एक बिंदु लिखा, पॉइंट डाला, वहां से लाइन शुरू कर दी है आपने, फिर कहीं पर भी खत्म हो गई है, आप कहीं मतलब टेढ़ा मेढ़ा कुछ एक सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा कॉपी का, तो उसको भी आप लोग सुधारें। जहाँ पे पैराग्राफ चेंज करते हैं आप, जैसे कॉपी लिखते हैं आप, ये आप मान लीजिए आपकी कॉपी है, ये एक लाइन आपके प्रश्न संख्या डालने के लिए, तो आप ऐसे लिखें। मैंने क्या बताया था आपको पहली बात कि आप थोड़ा दूर से छोड़कर लिखा करें, आप ऐसे लिखें। एक सीक्वेंस समझ में आ रहा है, ऐसे आप लाइनें लिखेंगे तो, है ना। तो ये तो पैराग्राफ की बात हो गई जब आप ऐसे लिखें। जब आप मान लीजिए बिंदु वगैरह बनाते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं चीजों को, तो पॉइंट्स में भी मान लीजिए डालते हैं आप, यहाँ से यहाँ पे कोई बिंदु आपने डाला और ऐसा कर दिया, यहाँ से आपने ऐसा लिखा, फिर दूसरा बिंदु मान लीजिए छोटा है इतना, है ना, यहाँ से आप इस तरह आप क्रम से लिखे, है ना। तीसरा बिंदु आपका ऐसा। आप लोग क्या करते हैं, कहीं भी ये पहली लाइन लिखी, फिर उसी के जस्ट नीचे से चालू हो गई, कुछ भी कहीं से कुछ भी नहीं करना है। हमें एक कॉपी का दिखना चाहिए कि एक व्यवस्थित ढंग से लिखा गया है। तो आप अपने उत्तरों में सुधार करें जिन्होंने भी ऐसी गलतियां करी थी। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो ये 3 बिंदु आपके क्लियर हो गए होंगे मृगेंद्रनाथ की गुफा से संबंधित। अगले स्थल की बात करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका हथनौरा।
ये स्थल हथनौरा सबसे इंपॉर्टेंट भीमबेटका था, उसके बाद हथनौरा अपन लिख सकते थे क्योंकि मुख्य से चल रहे हैं अपन कि सबसे पहले सबसे मुख्य फिर उसके बाद उससे मुख्य, है ना, इस तरह से चल रहे हैं। तो मृगेंद्रनाथ की गुफा थोड़ा सा नीचे आप कर सकते हैं। हथनौरा दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, कब खोज हुई, कहाँ पर स्थित है, ये इसकी चर्चा करते हैं। वही बिंदु के अनुसार अपन पहले तो स्थल बता दें कि स्थित कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए सीहोर में। कल कुछ लोग कंफ्यूज थे, इधर उधर की जगह बता रहे थे, तो याद रखें आप सीहोर में अवस्थित है ये। दूसरे बिंदु की बात करें, किसकी खोज किसने करी थी, तो हथनौरा जो स्थल था आपका 1982 में अरुण सोनकिया, है ना, सीहोर में अवस्थित है हथनौरा। 1982 में अरुण सोनकिया ने इसकी खोज करी। तो अरुण सोनकिया जी की अभी 2018 में मृत्यु हुई थी, तो करंट अफेयर था उस टाइम का। तो इन्होंने इसकी खोज करी। इसके पश्चात इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको दर्शाना है कि यहाँ से मानव जीवाश्म के अवशेष प्राप्त होते हैं या मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं ना। मानव कंकाल में क्या प्राप्त होता है, मानव की खोपड़ी। तो ऐसा लिखें आप, मानव खोपड़ी के अवशेष, ठीक है। तो एक बिंदु सीहोर में स्थित है। प्री के दृष्टिकोण से हर लाइन है आपकी, है ना, कुछ भी पूछा जाता है आपसे कि कहाँ स्थित है, सीहोर में। किसने खोज करी, और सोनकिया ने। कब खोज करी, 1982 में। मानव खोपड़ी के अवशेष या साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, ऐसा पूछा जाता है, तो हथनौरा से। नाम क्या दिया गया है, जो मानव खोपड़ी के अवशेष हथनौरा से प्राप्त हुए, इसका क्या नाम रखा गया है, नर्मदा मानव, ठीक है। नर्मदा, देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था एक दिन कि ये जो सारे स्थल हैं आपके पूरा पाषाण काल से संबंधित, या आगे के भी जो स्थल होंगे लगभग वो नर्मदा घाटी के तट से ही वो स्थल सारे हैं। नर्मदा घाटी मतलब नर्मदा नदी के आधा किलोमीटर पहले आधा किलोमीटर बाद नहीं होता है। जो नदी घाटियाँ होती हैं उनका क्षेत्र बहुत बड़ा, आप समझें कि जो आसपास के लगे हुए जिले हैं वो नर्मदा घाटी के अंतर्गत ही आते हैं, आप ऐसा समझें, ठीक है। तो ये जितने भी स्थल आप अभी देख रहे होंगे सब वो रायसेन, सीहोर या फिर होशंगाबाद कुछ भी आ रहा है तो वो किसके तट पर है, सब नर्मदा के तट पर ही अवस्थित है। तो नर्मदा घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पाषाण काल से संबंध में। तो नर्मदा मानव उसका रखा गया नाम। इतने तक याद रहेगा आपको, 5-6 फैक्ट आपके प्री के लिए। और नंबर में दे चुका हूं, अपने मित्रों से संपर्क करें। कुछ लोग नंबर जो मांग रहे हैं। लाइन छोड़ने का भी एक दिन बताया था मैंने, प्रश्न पूछा है पवन जी ने कि लाइन छोड़ना, तो लाइन नहीं छोड़नी है आपको। हर लाइन के बाद लाइन नहीं छोड़नी है। क्या प्रत्येक लाइन के बाद अच्छा दिखाने के लिए, जैसे हम बचपन में 5वीं 6वीं में क्या करते थे, बहुत अच्छा लिखने के लिए कोशिश करने के लिए क्या कर देते थे हम लोग, लाइन छोड़ छोड़ कर हमेशा लिखा करते थे, है ना, कि हमारी कॉपी बहुत अच्छी दिखे। तो वो लाइन नहीं छोड़नी है। लाइन आप छोड़ सकते हैं, मान लीजिए जैसे आप कहीं बहुत हौच पौच हो रहा है, लग रहा है आपकी कॉपी में कि यहाँ तो बहुत गहरा पैराग्राफ मैंने कर दिया है, तो लाइन भी छोड़ी जा सकती है। ऐसा नहीं कि लाइन छोड़ ही नहीं सकते आप, तो लाइन छोड़ दीजिए, पर आप हर लाइन के बाद लाइन ना छोड़ें, है ना। और जो पैराग्राफ छोड़ने का तरीका है अभी मैंने बताया कि जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वहीं से, जैसे ये आपका ये एक लाइन बनी रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है। कि अगला मतलब जब पैराग्राफ आप चेंज करें तो यहाँ से लिखें। किताबों में जैसा लिखा रहता है, जैसे पैराग्राफ छोड़ा जाता है वैसे ही व्यवस्था आपको लिखनी है, आप इस बात का ध्यान रखें। सीहोर में है भाई हथनौरा, होशंगाबाद में नहीं है, आप सुधार लें। और ये जो खोपड़ी प्राप्त हुई है, किसी ने लिखा है 70,000 साल पुराना है, तो ठीक है। इसके सोर्स थोड़ा सा अभी भी मतलब विद्वान लोग जो हैं वो विवादों में हैं, अभी भी इसकी तिथि एक्यूरेट नहीं निकाल पा रहे हैं। कहीं आपको 5 लाख वर्ष पूर्व का मिलेगा, या फिर कहीं आपको 2.5 लाख वर्ष पूर्व मिलेगा, या कहीं 70,000 वर्ष पूर्व मिलेगा, ठीक है।
तो अभी इस पर शोध चल रही है। यदि कोई शुद्ध आंकड़ा आता है इसका कि कितने लाख वर्ष पुराना है तो बताया जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नए स्थल की ओर चलें। अगला स्थल है आपका पिपरिया। पिपरिया का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना होगा आप लोग, यदि यात्राएं करते हैं और होशंगाबाद वाले रूट से आना जाना हुआ होगा आपका, तो एक पिपरिया स्टेशन पड़ता है। ठीक है, तो पिपरिया कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। तो अब यहाँ से आपके इस काल के मुख्य स्थल आपका भीमबेटका और हथनौरा ही था, है ना। उसके बाद ये छोटे छोटे स्थल मृगेंद्रनाथ की गुफा, पिपरिया, आपका भूतरा, ऐसे स्थल आएंगे। तो वो आपको स्थल का जगह याद रखना है, प्री के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और जब मेंस में आपसे पूछा जाएगा, मेंस में यदि 200 शब्दों के लिए दे देगा उत्तर, तब आपके काम आएंगे ये, है ना। आपको उत्तर बढ़ाना होगा तो आपको ये शब्द सारे स्थलों को भी लिखना होगा। तो याद रखिएगा पिपरिया कहाँ पर स्थित है, तो इसकी स्थिति है होशंगाबाद। मैप में आप देखेंगे तो बड़े बड़े अक्षरों में आपको पिपरिया दिख जाएगा, होशंगाबाद में। इसकी खोज करने वाले कौन है? संकलिया जी। संकलिया या इनका पूरा नाम है आपका HD संकलिया और सुपेकर महोदय, मतलब दो लोग थे। HD संकलिया, संकलिया, कहीं अलग अलग नाम इनका मिलता है ना, कहीं संकल्या या संकलिया, तो आप लोग याद रखें। और एक विद्वान थे सुपेकर महोदय। इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज करी थी। और तीसरा बिंदु आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बस 3 बिंदु आपको, मान लीजिए 3 अंक में पूछ लिया जाए तो यही 3 बिंदु होंगे। ठीक है, तो एक तो उसकी स्थिति, दूसरा उसकी खोज किसने की, और तीसरा उसका बिंदु कि यहाँ प्राप्त क्या होगा। तो हमको पता है कि ये पूरा पाषाण काल के स्थल हम पढ़ रहे हैं, तो एक लाइन हम अपने से जोड़ सकते हैं कि यह एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है, या फिर यहाँ से पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसा आप लिख के अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। भूतरा, सुना नहीं होगा आपने, और अच्छे से लिख देता हूं इसको। भूतरा कहाँ है ये स्थल? नरसिंहपुर में। कहाँ है? नरसिंहपुर में। क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से, तो वही आप क्या लिखेंगे, दूसरा बिंदु। इसमें कोई अब खोजकर्ता का भी नाम नहीं है। क्या लिखना है आपको कि यहाँ से भी पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। है ना, और ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो बहुत ही पुराने हैं, मतलब मध्य प्रदेश के सबसे पुराने अवशेष भूतरा से ही प्राप्त हुए हैं, आप ऐसा कह लें। तो पूरा पाषाण काल में भी सबसे पुराना आप क्या कह लें, जो अवशेष हैं, जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो भूतरा के हैं। चलिए, तो ये स्थल आपके जो थे प्रमुख ऊपर खत्म हो गए। एक महेश्वर भी है इसी में, तो उसको भी देख लेते हैं। बहुत फेमस स्थल है महेश्वर, या और ऊपर लिख देता हूं, कई चीजें एक्स्ट्रा बता देता हूं आपको। मालवा में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, इंदौर के आसपास रहने वाले हैं, यहां घूमने गए होंगे। कहां पर है? खरगोन में। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के तट पर खरगोन में स्थित है। तो शुरुआत कहां से करनी है हमें, इसके बारे में यदि आपको बताना है तो इसकी बहुत सारी जानकारी हमें पूरा पाषाण काल से लेकर आज तक के अवशेष हमें यहां से प्राप्त होते हैं, पता होगा आपको। तो क्रम से शुरू करें कि ये जो हमारा महेश्वर है खरगोन में अवस्थित है, और यहां से वही अवशेष प्राप्त हुए हैं आपके। दूसरा बिंदु क्या बता सकते हैं आप कि पूरा अवशेष या पूरा पाषाणकालीन अवशेष, पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना। इसके बाद आप क्या बता सकते हैं, बहुत सारी इसकी आगे की जानकारी है। जब आपको क्या लिखना हो, आपसे जब प्रश्न पूछा जाए कि पूरा पाषाणकालीन मध्य प्रदेश की स्थल बताइए, तब हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी देनी है, ठीक है। लेकिन आगे कहीं पर आपको लिख दिया जाए कि महेश्वर के बारे में बताइए, है ना, कि महेश्वर का वर्णन कीजिए,
5 अंकों में आ जाए तो क्या करेंगे, आपको और फैक्ट्स देने पड़ेंगे। तो बस पूरा पाषाण काल से शुरू करना है। आगे चल के क्या आता है, आप पौराणिक काल भी ले सकते हैं कि आपका इसकी जानकारी जो महेश्वर का नाम मिलता है वो हमें पुराणों में भी मिलता है। पुराणों में इसका क्या नाम मिलता है, महिष्मति। क्या नाम मिलता है, महिष्मति। तो वो जो आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, महिष्मति साम्राज्यम, तो वो वाला महिष्मति नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि जो मूवी में दिखाया गया है बाहुबली में, वो स्थल कहीं पर भी ऐसा नहीं है ना। VFX एक तकनीक होती है, उसके माध्यम से वो सब झरने और वो स्थान और वो किला वगैरह बनाया गया है। महिष्मति इसका प्राचीन नाम हो गया, या पुराणों में जो नाम मिलता है वो महिष्मति है। आपको देखिए महाकाव्य काल तो पढ़ाऊंगा नहीं मैं, जो महाभारत और आपका रामायण काल था वो अपने मध्य प्रदेश में या फिर कहीं पर सिलेबस में है नहीं, है ना। आपकी किताबों में कुछ प्रश्न उससे बनाए गए हैं, फालतू के लिखे गए हैं, आपको उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है MPPSC के लिए, ठीक। पर जैसे हमारा क्या था, आपने सुना होगा कि जो शुरुआत होती है मानव की पौराणिक कथाओं के अनुसार, तो कौन से थे पहले मनुष्य, क्या नाम था उनका, बाढ़ आई थी दुनिया की। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं फटाफट। सबसे पहले मानव जो थे उनका क्या नाम था, या पहले मनु कौन थे, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप। अरे मनु नहीं ठीक है, चलिए। तो आप ऐसा समझ लें कि जो पहले मनु थे उनकी 10 संतानें हुई थी, और उनमें से छ्वाकू है ना, और एल, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, उन्हीं के नाम पर वो वंश चलते थे। तो उन्हीं में एक वंश आगे आता है है वंश। बहुत सारे टुकड़ों में विभाजन होता जाता है उनका, है वंश आता है। है वंश के एक शासक थे महिष्मंत, उन्हीं के नाम पर उन्होंने इसको विजय प्राप्त करी। कीर्तिवीर एक राजा थे उनसे, और इसको क्या कर दिया, अपने नाम के आधार पर इसका नाम महिष्मति कर दिया, ठीक है। तो पुराणों तक की बातें हो गई। फिर उसके बाद और आ जाते हैं आगे हम 8वीं सदी ईस्वी पूर्व में, सॉरी 8वीं सदी ईस्वी में, है ना, शंकराचार्य के। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए MP परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।